नमस्कार दोस्तों, त्रिवा क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं जयवीर। आज आप लोगों को भारतीय इतिहास में मुगल काल के बारे में बताते हैं। मुगल काल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है और मुगल काल की स्थापना से पहले भारत पर कितनी बार आक्रमण किए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए दोस्तों, इसके सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर जो था एक तुर्की था, काबुल से आया हुआ था। इसको इनवाइट किया था, किसके द्वारा किया गया था? आमंत्रित किया गया था। एक था दौलत खां लोधी और एक था आलम खां लोधी। और वहीं पर एक राणा सांगा ने भी कहा था, भरोसा दिया था कि आप इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करिए, हम आपको सहयोग करेंगे, हम आपकी सेना में अपनी सेना मिला करके मदद करेंगे। तो राणा सांगा, और मुख्य रूप से इन्होंने तो पूरा सहयोग किया ही था। ठीक है दोस्तों, तो बाबर ने किसकी स्थापना करता है? मुगल वंश की। मुगल वंश के क्या हैं बाबर? संस्थापक हैं। कब की थी तो ये भी जानना है। 1526 में। किस युद्ध में की थी? किस युद्ध के बाद में? तो यह है पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके विरुद्ध लड़कर के की थी? तो ये था इब्राहिम लोधी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों पहले बाबर के प्रारंभिक आक्रमण देख लेते हैं। ये पहला इसने आक्रमण किया था भारत पर 1519 में। कब किया था? 1519 में किया था। कहाँ किया था? तो बाजौर और भेरा, ये भेरा का किला था, भेरा, यहां पर किया था। इसको पहले इसने जीता। जीतने के बाद में इसने दौलत खां लोधी को दे दिया। उसके बाद में फिर इसने यहीं पर किया था 1519 में, फिर से बाजौर और भेरा को फिर आक्रमण करता, फिर 1520 में करता पेशावर में, फिर 1524 में करता है कहां पर? लाहौर पर आक्रमण। तो कितने हो गए? 1520 कहां करता? पेशावर पर आक्रमण करता, उसको जीतता है। उसके बाद 1524 में ये कहां करेगा? लाहौर, इसे आक्रमण करेगा। इसके बाद में जो अगला आक्रमण होगा वो कौन सा होगा? वो भयंकर दिल्ली की गद्दी को पाने के लिए एक नए सत्ता परिवर्तन के ओर बढ़ेगा भारत। और वहां पर आक्रमण शासक कौन होता है? इब्राहिम लोधी होता है दोस्तों। तो इब्राहिम लोधी के विरुद्ध करता है। ये कहां पर होता है? पानीपत। पानीपत कहां पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में। तो वहां पर आक्रमण होगा किसके किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोधी और बाबर के विरुद्ध होता है। आइए डाल लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब होता है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, किसके किसके साथ होगा? तो एक तरफ बाबर की सेना होगी, एक तरफ किसकी सेना होगी? इब्राहिम लोधी की। ये भी बहुत ताकतवर था इब्राहिम लोधी, इसे भी अपनी ताकत का बड़ा घमंड था। इब्राहिम लोधी
इस युद्ध में जीत किसकी होती है? तो जीत होगी बाबर की। हार किसकी होती है? तो हार होगी इब्राहिम लोदी की। अगर सेना की बात करेंगे कि सेना किसकी कैसी थी, तो इब्राहिम लोदी के पास में सेना लगभग 1 लाख के आसपास थी। लगभग 1 लाख के आसपास सेना थी। और वहीं बाबर की बात करेंगे, बाबर के पास में कितनी सेना थी? मात्र 12,000 सेना थी। वो अपने तुजुक बाबरी में लिखता है कि मेरे पास 12,000 मात्र सैनिक थे और मैंने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। ठीक है, कितनी थी? 12,000। ठीक, ये युद्ध एक खास तकनीक, खास तरीके से लड़ा गया था। एक युद्ध नीति अपनाई गई थी। वो इस युद्ध नीति का नाम है तुलगमा नीति। कौन सी युद्ध नीति जो अपनाई थी उसने? उस युद्ध नीति का नाम है तुलगमा नीति। और जो उसने तोपों की सजावट की थी, सजावट ये थी उस्मानी पद्धति पर। आइए तुलगमा नीति और तोपों की सजावट, इसके बारे में बात करते हैं। एक डायग्राम के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझें कि किस तरीके से ये तुलगमा नीति और इस तोपों की सजावट उस्मानी तरीके से की जाती थी, उसको समझ लेते हैं। बाबर की सेना और इब्राहिम की सेना 8 दिन आमने सामने पड़ी रहती है। और इसी 8 दिनों में उसने एक नई तकनीकी अपनाई, युद्ध नीति। उसको कहा जाता था तुलगमा नीति। वो किस नीति से अपना युद्ध जीतता था? एक तरीके से सेना के सामने, अपनी सेना के ठीक सामने वो खाई खुदवाता था, बहुत गहरी खाई खुदवा देता था और उसको पटवा देता था। ऐसा नहीं पटवाता था कि मजबूत हो, बिल्कुल हल्का पटवा देता था कि जिससे भी सामने वाली सेना अगर उसको पार भी करना चाहे तो वहीं गड्ढे में जाकर के सारी समा जाएं, गिर जाएं। तो इस तरीके से ये खाई खुदवा देता था और खाई खुदवाने के बाद में इसको पटवा दिया। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ में उसने एक इधर तोप लगवा दी, एक इधर तोप लगवा दी, खड़ी करवा देता था तोप। और तो उसके विशेष तोपची थे जो वो काबुल से लाया था। उस तोपचियों का नाम था, एक का नाम था उस्ताद अली और एक का नाम था मुस्तफ़ा खां। मुस्तफ़ा खां, ये 2 इसके विशेष तोपची थे। और इस बीच में सेना को सजा लगा देता था। इसके बीच की जगह को बोला जाता था दुर्रा। ठीक है दोस्तों, और यहां पर भी सेनाएं लगा देता था। और सबसे पीछे वाली रो में कौन खड़ा होता था? बाबर। बाबर अपने विशेष अंगरक्षकों के साथ में खड़ा होता था और उस स्थान को दोस्तों बोला जाता था गुल। क्या बोला जाता था? गुल। जहां पर बाबर खड़ा होता था, बाबर के स्थान को यूपीएससी ने भी पूछा था, बाबर अपनी जो तुलगमा नीति में कौन से स्थान पर खड़ा होता था, तो वो उसका नाम होता था, उस जगह का नाम होता था दोस्तों गुल। गुल पे खड़ा होता था विशेष अंगरक्षकों के साथ में। और जो ऊपर लाइन से सब नीचे वाली जो लाइन होती थी, सेकंड ऊपर से नीचे वाली, वहां पर एक तरफ हुमायूं की टुकड़ी होती थी, सैनिक टुकड़ी होती थी, और दूसरी तरफ मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा वही है जो बाबर का दोस्तों जमाई होता, दामाद होता था, यानी कि हुमायूं का बहनोई। तो एक तरफ होगा कौन? हुमायूं। ये पानीपत में पहली बार भाग लिया था उसने, हुमायूं ने। उसके साथ साथ एक तरफ होगा कौन? मेहंदी ख्वाजा। एक तरफ हुमायूं था, अपनी सेना टुकड़ी लेकर के खड़ा होता था, और दूसरी तरफ मेहंदी ख्वाजा अपनी सेना को लेकर के खड़ा होता था और मजबूर कर देता था दोस्तों सैनिकों को, विपक्ष की सेना को सामने से वार करने के लिए। और ये इधर विपक्ष की सेना होती थी
जब इस तरीके से युद्ध होता था तो आगे से तोपें चलती थी, और तोपों का प्रयोग भारत में पहली बार जो किया गया था वो बाबर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? भेरा के किले में किया गया था। जब भेरा के किलों को उड़ाया था उसने तोपों का ही सहारा लिया था। तो कब किया गया था? 1519 में। उसके बाद में दोबारा जब इसने तोपों का प्रयोग किया था तो 1526 में पानीपत के युद्ध में किया था दोस्तों, तोपों का प्रयोग करता है। और ये जो तोपों की सजावट होती थी, यही सजावट जो कहलाती थी उस्मानी। और जो सेना की सजावट, ये युद्ध की पूरी तकनीक होती थी, ये पूरी तकनीक को बोला जाता है तुलगमा नीति, युद्ध नीति। कौन सी नीति थी? युद्ध नीति, ये थी तुलगमा नीति थी। इसके द्वारा ये भारत पर जितने भी आक्रमण होते हैं वो इसी तरीके से ये जीतता है। आइए दोस्तों इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं कि जब ये सेना आमने सामने 8 दिन तक पड़ी रही, उसके साथ साथ में इसने क्या किया, रात के 12 बजे के बाद में इसने युद्ध नियमों का उल्लंघन करते हुए रात में ही इसने क्या कर दिया, इब्राहिम लोदी की सेना पर आक्रमण कर देता है और तोपों की बारिश करने लगता है। और जब तोपों की आवाज सुनकर के दोस्तों जो इब्राहिम लोदी की सेना में जो हाथी होते हैं वो भगदड़ मचा देते हैं, और सेना भी जब तक सजती समरती समझती कि क्या हो रहा है ये सब, तब तक हाथी उनकी सेना को ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। और जब सुबह होता है तब तक सेना सब तितर बितर हो जाती है। उसके साथ साथ में इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। और इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक था, पहला शासक था जो युद्ध स्थल पर ही मारा गया। कौन सा? इब्राहिम लोदी। लिख लेते हैं, एकमात्र शासक जो युद्ध स्थल पर ही मारा गया। इससे पहले कोई भी शासक था युद्ध स्थल पर नहीं मारा जाता है, ये पहला शासक था जो युद्ध स्थल पर मारा जाता है। और युद्ध स्थल पर मारा जाता है, एक नए वंश की शुरुआत होगी जिसको कहा जाएगा मुगल काल, मुगल वंश। और इसी युद्ध के बाद में दोस्तों जो बाबर का जो सेनापति होता है, सेनापति बाबर का जो होता है मीर बाकी, ये क्या करता है, अयोध्या में एक बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है 1527-28 में। कब करवाएगा? 1527 और 28 में बाबरी मस्जिद का। इसी युद्ध के बाद में अयोध्या में ये बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है कौन? बाबर का ही सेनापति होता है जिसका नाम होता है मीर बाकी। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तोपचियों के बारे में बहुत पूछा जाता है कि कौन से 2 तोपची थे। तोपची का नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां, ये 2 तोपची थे। आइए इसके बाद में अगला युद्ध कौन सा होगा? अगला युद्ध होता है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध क्यों होगा? क्योंकि राणा सांगा ने बाबर को मदद करने का भरोसा दिया था, और बाद में जब युद्ध स्थल में उसने की कोई मदद नहीं होती है, तब जाकर के बाबर क्या कहता है कि अब राणा सांगा से युद्ध होगा। और राणा सांगा से जो युद्ध होगा उस युद्ध का नाम है बयाना का युद्ध। दोस्तों बयाना का युद्ध ये भी होगा 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच होता है? तो बाबर, उसके साथ में राणा सांगा के बीच में होगा। और इस युद्ध में बाबर की बहुत बुरी तरीके से हार होती है। विजय कौन होगा? राणा सांगा की जीत होती है और बाबर हार जाता है। और इसी युद्ध में जो तोपों का ये भी प्रयोग करता है, मगर इस युद्ध में क्या करता है कि राजपूत जो सैनिक होते हैं तोपों का रुख बदल देते हैं, तोपों का मुंह घुमा दिया जाता है, उनकी सेना की तरफ घुमा देते हैं। क्या होता है? तोपों का राजपूत सैनिक
बाबर की तोपों का मुंह घुमा देता है, घुमा देते हैं, देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये करते हैं और इसी युद्ध से बौखला जाता है बाबर और बाद में युद्ध करता है। कौन सा? खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध भी बाबर राणा सांगा के विरुद्ध ही करता है। तो आगे चलते हैं, खानवा के युद्ध के बारे में बताते हैं। यह भी बहुत भयंकर युद्ध होता है और राणा सांगा जो कई युद्ध से भलीभूत बिल्कुल ट्रेंड था सेनापति और बढ़िया एकदम युद्ध नीति वो भी अपनाता था और ताकतवर भी था, और फिर भी राणा सांगा हार जाता है। किससे? इब्राहिम से क्या नाम है, बाबर से हार जाता है दोस्तों। तो आज आगे चलते हैं, कौन सा युद्ध होगा? खानवा का युद्ध। ये खानवा का युद्ध कब होता है दोस्तों? ये 16 मार्च 1527 में, 16 मार्च 1527 में। ये कब होगा? 16 मार्च, 16-17 मार्च को 1527 में होगा। किसके किसके बीच होता है? तो एक तरफ बाबर है, दूसरी तरफ राणा सांगा जिसका नाम था राणा संग्राम सिंह। राणा सांगा इस युद्ध में बाबर विजय होता है। ये खानवा कहां पड़ता है? भरतपुर। तो यहां पर होता है और राणा सांगा युद्ध स्थल पर ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। घायल होता है तो ये चला जाता है, उसकी जगह में एक और उसका मुकुट उसकी हमशक्ल का होता है, झाला, समझे? तो झाला को मुकुट पहना दिया जाता है कि जिससे सेना का मनोबल टूटे ना। और फिर भी क्या होता है कि वहां के जो सैनिक होते हैं समझ जाते हैं कि राजा राणा संग्राम सिंह क्या नाम घायल होकर यहाँ से युद्ध स्थल से चले गए हैं। तो सेना उसकी क्या हो जाती है? तितर बितर हो जाती है और बाद में क्या करता है? बाबर जीत जाता है। बाद में राणा सांगा भी मारा जाता है। ये क्या होता है? खानवा के युद्ध में दो चीजें निकल के आती हैं। एक तो ये निकल के आती है, इसने जो उपाधि धारण की गाजी, बाबर ने एक उपाधि धारण की, उस उपाधि का नाम था गाजी। दोस्तों, गाजी की उपाधि कौन धारण करता था? जो गैर मुस्लिम शासक को पराजित करता था। कौन? जो मुस्लिम शासक होते थे और गैर मुस्लिम शासक को पराजित कर देते, यानी कि हिंदू शासक को पराजित कर देते थे, तब किसकी उपाधि धारण की जाती थी? गाजी की उपाधि धारण की जाती थी। तो गैर मुस्लिम शासक को पराजित करने वाले मुस्लिम शासक, गैर मुस्लिम शासक को पराजित करने वाले जो मुस्लिम शासक होते थे वो गाजी की उपाधि धारण करते थे, क्योंकि राणा संग्राम सिंह एक हिंदू शासक था और उसको जब ये पराजित कर लेता है तो एक उपाधि धारण करता है। ये पहले बादशाह की उपाधि धारण करता है, बादशाह की उपाधि 1507 में धारण करता है। उसके बाद में ये किसकी उपाधि धारण करेगा? गाजी की। और इसी खानवा के युद्ध में एक नारा दिया था इसने, वो नारे का नाम था जिहाद का नारा। दोस्तों, किसका नारा दिया था? नारा दिया था जिहाद का नारा। ये जिहाद क्या होता है? जिहाद का मतलब होता है धर्म की रक्षा करना। क्या होता है? धर्म की रक्षा करना। क्योंकि ये खानवा के युद्ध में जब ये दो बराबर युद्ध कर रहा था, उसके साथ साथ में वहां की जो बाबर की सेना थी वो बिल्कुल तरीके से वो यहाँ का वातावरण नहीं उसे सूट हो रहा था, समझे? खाने पीने की भी समस्या आ रही थी, क्योंकि मुगलों को कोई खाना पीने की सारी व्यवस्था नहीं करता था, लोग परेशान थे ये लोग। तो क्या इसी युद्ध में उसने कहा था कि आप बस ये युद्ध लड़ लीजिए, ये क्योंकि ये जिहाद है, ये धर्म की रक्षा है, ये नारा दिया उसने। और कहा कि अब जैसे आप जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, सारे जो भी लोग भी काबुल जाना चाहेंगे उन सभी सैनिकों को काबुल भेज देंगे और मैं भी स्वयं काबुल चला जाऊंगा, समझे?
ये इसी वजह से सैनिकों ने पूरी तरीके से जोश के साथ जोश भर देता था सैनिकों को कि किस तरीके से आपको लड़ना है, और तकनीक तो उसके पास थी, और उसके साथ साथ में सैनिकों को जोश भर देता था, जुनून पैदा कर देता था कि आपको लड़ना है, आखिरी सांसों तक लड़ना है जब तक आप जिंदा हो। और क्योंकि ये एक धर्म रक्षा की लड़ाई है, धर्म की रक्षा करना है, तो इसी तरीके से उसने एक नारा दिया था, जिहाद का नारा। पूछा जाता किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, तो जिहाद का नारा दिया था दोस्तों खानवा के युद्ध में, और गाजी की उपाधि भी धारण की थी इसने खानवा के युद्ध में। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। इसी युद्ध के बाद में दोस्तों एक नए युद्ध का सूत्रपात हो जाता है, क्योंकि खानवा के युद्ध में मेदिनी रॉय क्या करता है, राणा सांगा का मदद करता, राणा सांगा की मदद करता, क्योंकि राणा सांगा के अधीनता में ही मेदिनी राय शासन करता है, और उसी की अधीनता में शासन करने के बाद में राणा सांगा की मदद भी करता है खानवा के युद्ध में। इसी से नाराज होकर के वो कहता है कि इस राजपूत शासक को भी हम खुला नहीं छोड़ेंगे, इसको भी हम पराजित करेंगे। तो एक नए युद्ध का सूत्रपात होता है, जिसका युद्ध का नाम होता है चंदेरी का युद्ध। किसका होता है, तो चंदेरी का युद्ध। आगे चलते हैं दोस्तों। तो चंदेरी कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ है, 29 जनवरी 1528। चंदेरी का युद्ध ये कब होता है, 29 जनवरी 1528। ठीक है दोस्तों, 29 जनवरी 1528 किसके किसके बीच होगा, तो एक तरफ तो बाबरी था और एक तरफ था मेदिनी राय। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध में भी बाबर की क्या होती है, जीत होती है। इस युद्ध में भी बाबर की जीत होती है, और इस युद्ध में बाबर बहुत बुरी तरीके से राजपूत सैनिकों का कत्लेआम करता है, और इसी युद्ध में ही बाबर राजपूत सैनिकों की एक दीवार खड़ी कर देता है, सिरों की दीवार खड़ी कर देता है, और इस युद्ध को बहुत बुरी तरीके से बाबर कत्लेआम करता है चंदेरी के युद्ध में। ठीक है दोस्तों, और इसी युद्ध में एक बाबर की सेना में एक सैनिक होता है जिसका नाम होता है दोस्तों फरीद। ये अफगानी सैनिक होता है, और फरीद की नज़र जो होती है बाबर पर बाबर देखता है कि फरीद मेरे प्रति गलत विचार रखता है, और इसी के देखते हुए बाबर फरीद को मारने का हुक्म दे देता है। और बाबर को जब फरीद को पता चल जाता है कि बाबर मेरे को मारने के लिए सैनिक भेजा है, तो वो किसी तरीके से सेना के बेड़ा से भाग जाता है, और रास्ते में कहता है कि मैं एक दिन मुगलों को भारत से भगाएंगे, भारत की सत्ता को छिन्न भिन्न कर देंगे। और बाद में जब ये गद्दी पर बैठेगा 1542 में, किसको हरा करके, हुमायूं को, तो शेर शाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठेगा। फिर से अफगानों का शासन होगा, फिर से अफगान शासन करेंगे, करीब 15 साल तक शासन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। चंदेरी के युद्ध के बाद में एक और नया युद्ध होता है, वो अफगानों के विरुद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब डालते हैं कौन सा युद्ध होगा, घाघरा का युद्ध। कौन सा, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, ये घाघरा का युद्ध कब होगा, 6 मई 1529 में। 6 मई 1529 6 मई 1529 में होता। ये ऐसा युद्ध है जो जल के अंदर लड़ा गया था। ठीक है, कौन कौन था, एक तरफ तो बाबर ही था, एक तरफ कौन था, अफगान था, अफगान थे। अफगानों में जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, नुसरत खां लोधी। कौन था, नुसरत खां लोधी।
ये, और उसके साथ साथ में फरीद भी था। ठीक है दोस्तों, ये था। ये युद्ध कैसा था? जल में लड़ा गया था। ये युद्ध जल में लड़ा गया था। एकमात्र ऐसा युद्ध था जो बाबर ने जल में लड़ा था, और इसमें तोपखाने का भी प्रयोग नहीं कर पाया था, फिर भी ये जीत जाता है। और एक बात और समझ लेते हैं कि बाबर की मृत्यु कैसे होती है और इसको दफनाया कहाँ जाता है। तो बाबर की जो मृत्यु होगी वो 26 दिसंबर 1530 में होगी। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में। ठीक है, बाबर की मृत्यु होती है। और बाबर की मृत्यु के कुछ मान्यताएं हैं कि हुमायूं, इसका जो बड़ा लड़का था, वो बीमार रहता था, एक घातक बीमारी से परेशान था। तो इसने मन्नत मानी थी कि किसी तरीके से हमारी जान भले खुदा ले ले, मगर हमारे लड़के की जान बख्श दे। तो जैसे जैसे हुमायूं ठीक होता जाता था और बाबर की तबीयत खराब होती चली जाती थी। जैसे ही हुमायूं पूर्णतः ठीक हुआ, वहीं बाबर की मृत्यु हो जाती। ये मान्यता है लोगों की। तो ये बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसको दफनाया कहाँ जाता है? दफनाया जाता है आरामबाग, आराम बाग में, जिसका पहले नाम था नूर ए अफगान, नूर ए अफगान, वहां दफनाया जाता है। उसके बाद में 2 दिन के बाद जब इसकी वसीयत खोली जाती है, वसीयत जब पढ़ी जाती है, तो वसीयत के आधार पर, वसीयत के आधार पर इसे दोबारा कहां दफनाया जाएगा दोस्तों? काबुल में दफनाया जाएगा। कहां? काबुल में। जाता है और काबुल में ही इसका मकबरा बनवाया जाता है। 2 दिन के बाद वसीयत में जब देखा जाता है कि इसकी इच्छा थी, वसीयत में दिया था कि मेरा जो सबको काबुल में दफनाया जाए, तो वहां पर काबुल में दफनाया जाता है वसीयत के आधार पर। इस तरीके से बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 में। उसके साथ बाद में गद्दी पर कौन बैठेगा? वो बैठेगा हुमायूं। आइए उसके बारे में और कुछ विशेष पॉइंटों को देख लेते हैं बाबर के बारे में। बाबर जो एक अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में, तुजुक ए बाबरी, सारी पूरी डिटेल की जानकारी, उसके युद्धों की तकनीक, युद्धों की शैली, उसके बाद में किस तरीके से किससे युद्ध किया था, क्यों किया था, ये सारी जानकारी उसने अपने तुजुक ए बाबरी में सब दिया है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी एक आत्मकथा थी, बाबर के द्वारा रचित आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी। भाषा कौन सी थी? तुर्की, तुर्की भाषा थी। बाद में तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अकबर के द्वारा। अकबर के शासनकाल में नवरत्न में एक रहता था अब्दुल रहीम खान खाना। किस नाम से करवाया था? बाबरनामा। अगर पूछा जाए कि तुजुक ए बाबरी के किसके द्वारा रचित लिखी गई थी, तो बाबर ने खुद उसको लिखा था। उसके बाद में वो तुर्की भाषा में लिखी, तुर्की भाषा से फारसी भाषा में बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना ने। ठीक है, ये बैरम खान का बेटा होता है, समझे, अब्दुल रहीम खाना। अकबर के नवरत्नों में रहता है। अकबर इसे अपना दत्तक पुत्र मानता है, अब्दुल रहीम खाना को। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ में और बात कर लेते हैं कि
जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध के बाद में उसका जो सेनापति था बाबर का सेनापति, उसका नाम था मीर बाकी। मीर बाकी, इसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, कब करवाया था? तो 1527 और 28 के बीच, ये भी याद रखना दोस्तों। इसके साथ साथ में ये जो बाबर था, इसको एक पद शैली का भी इसका जनक माना जाता है, मुबियान। बाबर मुबियान पद शैली का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था बाबर के कुछ प्रमुख युद्ध और बाबर की कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।